बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में बाहर में उपयोग किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये हर बिहारियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। मधुबन में मूल समस्याएं आपको क्या नज़र आती है? जन सुराज ने जो समस्याएं उठाई है वो कहीं न कहीं जो है आम जनता से जुड़ी ही चीज़ है। लोग शिक्षित ना हो जाए, शिक्षित हो जाएंगे तो कल होके जो है नेताओं से कई सवाल होने लगेंगे। एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले संगठनात्मक रूप से आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? एक बड़ा चैलेंज आपके लिए वहाँ पर फेस करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी के आवाज़ उठाने पे उन लोगों ने बेरोजगारी की बात शुरू कर दी, शिक्षा की बात शुरू कर दी। इतने सालों से कहाँ थी कांग्रेस? एक भी इंडस्ट्री यहाँ खुलने के बजाय जो भी इंडस्ट्री खुली हुई थी उन सबको बंद करने का काम किया गया। आप लंबे समय से अगर देखा जाए तो एनडीए सत्ता में रही है, लेकिन कल तक तो आप ही बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे। व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने आता है तो हम लोग का भी समर्थन है। बिहार की राजनीति में जब बात होती है तो जातीय समीकरण की भी बात जो है होती ही, वहाँ खुद को आप कहाँ फिट बैठता देख रहे हैं? जब भी मैं गांव आता था तो यहाँ के जीवन स्तर को देख के मुझे लगता था कि नहीं, इन सब चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। भरपूर स्नेह और प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है हर जगह। थोड़ा हाँ क्षेत्र बड़ा है, मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल शो में आज एक बार फिर से हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है, और ये मधुबन विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के भावी कैंडिडेट हैं मनोज कुमार सिंह जी। सिसहनी के रहने वाले हैं मनोज कुमार सिंह जी, और जन सुराज के संगठन में भी हैं ये। तो इनसे बात करना बेहद दिलचस्प होगा, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि ये राणा रणधीर सिंह जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका मनोज सिंह जी इस टीवी न्यूज़ पर। सवाल वहीं से शुरू करते हैं आपसे। आप बीजेपी या रणधीर जी के लिए इतने एग्रेसिव आपने जो है चुनावी कैंपेन में आप नज़र आए, ये जन सुराज की तरफ? सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जन सुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रेरित होकर मैंने जन सुराज की तरफ अपना झुकाव किया। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी है। मैं दिल्ली में भी 10 साल रह चुका हूँ। वहाँ एमएनसी कंपनी में मैं जॉब में भी था। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशांत किशोर जी के विचारों से मिलती है, जिसके चलते मैंने जन सुराज किया। दिल्ली से सीधा आप जन सुराज ज्वाइन किए? आपने तो जिला परिषद चुनाव भी लड़ा यहाँ पे। जी, दिल्ली से आने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में उतरा, और पहले तो मैं यहाँ के जो अभी स्थानीय विधायक हैं उनके चुनाव में रहा, भाजपा से वो विधायक हैं, तो उनके साथ रहा। फिर लोगों ने मुझे सजेशन किया, या हमारे ग्रामीणों या अगल बगल के जनता की डिमांड थी कि आप भी जो है राजनीतिक स्तर पे आए और कुछ सुधार करें। तो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। सेकेंड स्थान पर वैसे अभी रहे, लेकिन जीत हमारी थी। सेकेंड स्थान पे रहे थे लेकिन जीत हमारी थी, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ था? कुछ न कुछ है, इस तो अभी न्यायालय में चल रहा है इसका प्रक्रिया। सुबह में हमारी जीत की घोषणा की जाती है और शाम में सर्टिफिकेट जो है किसी और को दी जाती है। तो वो आपका मामला लंबित है अभी? हाँ, न्यायालय में अभी लंबित है, मामला चल रहा है अभी। उसमें कुछ बाहरी टीचरों को इन करा के कुछ घोटाले का काम किया गया था। अच्छा, तो ऑलरेडी जिला परिषद का आप चुनाव लड़े और अभी मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट में जो है आप को विजय घोषित नहीं किया गया, लेकिन वो मामला अदालत में है। तो ये जन सुराज से आप जुड़ रहे हैं, तो फिर आप लगता है अपने कार्य क्षेत्र का दायरा आपने बड़ा कर लिया? बिल्कुल। हर कोई जब अपने क्षेत्र में आता है तो एक किसान है, वो भी खेती करता है, तो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकूं या अपने दायरे को बढ़ाना चाहता है। तो हर कोई राजनीति में कोई भी आते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, बच्चा अगर पढ़ता है मैट्रिक करने के बाद तो सोचता है इंटर कर लूँ, इंटर के बाद सोचता है ग्रेजुएशन कर लूँ, ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूँ। उसी तरीके से मैं भी जब राजनीति में इन किया तो अपनी दायरा को
बढ़ा लिया। तो जब दायरा आपने बढ़ा लिया तो यहाँ की समस्याओं से भी आप वाकिफ़ होंगे। क्या है मधुबन में मूल समस्याएं, आपको क्या नज़र आती है? सर एक्चुअली मैंने धरती से शुरू किया है और आम लोगों के बीच में, और आज भी आम लोगों के साथ हूँ और कल भी मैं आम लोगों के साथ ही उठ बैठ के रहूँगा। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे भली भांति मैं परिचित हूँ और उन्हीं समस्याओं को लेकर जन सुराज ने जो समस्याएं उठाई है वो कहीं न कहीं जो है आम जनता से जुड़ी ही चीज़ है। आप आज भी देख लेंगे कि लाखों और करोड़ों रुपए का खर्च है एक स्कूल पे और शिक्षा के नाम पे जीरो है। आप एक प्राइवेट स्कूल में देख लेंगे कि 5 से 10 हज़ार के टीचर हैं, वो एक बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा है, ना वो बीएड किए हुए हैं और ना वो बीपीएससी से आए हुए हैं। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में एक काबिलियत टीचर जो बीपीएससी से भी हैं, बीएड भी किए हुए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस भी है। मैं कहीं भी उन टीचरों में दोष नहीं देता हूं कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन सरकार की एक ऐसी नीति है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जो स्कूल में शिक्षा होने नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं आप भी भली भांति आप हर जगह क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप किसी एक सरकारी स्कूल में बता दीजिए कि बहुत अच्छे से एजुकेशन होती है। आम जनता को यहाँ जो है उससे दूर रखा जाता है, वो लोग शिक्षित ना हो जाए। शिक्षित हो जाएंगे तो कल होके जो है नेताओं से कई सवाल होने लगेंगे। आप आएंगे तो जन सुराज की एक और काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा जो है कि रोज़गार आपको यहाँ मिले। हम लोग भी बाहर रह चुके हैं, जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारियों का क्या मान और सम्मान होता है किसी से नहीं छुपा हुआ है। बिहारी शब्द जो है एक गाली का रूप में उपयोग किया जाता है, बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में बाहर में उपयोग किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये हर बिहारियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। साथ में ये है कि अगर रोज़गार यहाँ मिलता है तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहें। अगर किसी का गार्जियन अगर फादर्स नहीं है तो उन बच्चों की देखरेख नहीं हो पाती है। महिलाएं भी अगर बीमार पड़ती हैं, उनके पति नहीं हैं तो उनकी भी अच्छे से देख रेख नहीं होती है। एक व्यक्ति बाहर जो कमाने जाता है वो भी अगर कल होकर वहाँ बीमार पड़ता है तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता से जुड़ी हुई जो है ये समस्या है और हर परिवार से जुड़ी हुई है। अगर कोई थोड़ा शिक्षित परिवार है, उनके बच्चे पढ़ लेते हैं, वो आईटी क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं तो बिहार में कोई संभावना नहीं है। उनको बेंगलोर जाना होगा, कहीं अदर स्टेट में जाना होगा। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार चाहिए, उनको पंजाब जाना होगा, उनको एमपी में जाके चीनी का बोरा ढोना होगा। ये सब जो है हर वर्ग और हर समाज के लोगों के साथ में ये समस्या जुड़ी हुई है। वो तो ठीक है, आप जो समस्याएं गिना रहे हैं इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रशांत जी एक कहा जा रहा है कि एक अलग विज़न लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, जब फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आप जन सुराज से अगर भावी प्रत्याशी के रूप में खुद को देख रहे हैं तो एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले संगठनात्मक रूप से आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? एक बड़ा चैलेंज आपके लिए वहाँ पर फेस करना पड़ेगा क्योंकि जन सुराज एक बिल्कुल नई पार्टी है। देखिए कहीं ना कहीं जो है ईमानदारी से जो वर्क करते हैं, अपने विज़न को, सही विज़न को लेकर चलते हैं, उनको रास्ता मिलते चलता है। तो एक जब जन सुराज अभी चंद दिनों की पार्टी है और अब कई जगह जो हमारे चुनाव हुए हैं उसमें देखे होंगे कि बेशक हम हारे हैं, लेकिन जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, आप वो भी 22 से 23% वोट लेके वहाँ उपस्थित हैं और हमारी नई पार्टी होते भी 20% पे हम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम हारे नहीं हैं, हम जीत के करीब हैं। आप बरसों पुरानी पार्टी हैं, आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है। हम अभी हम लोगों ने चलना शुरू किया है और इतने दिनों में हम आपके करीब हैं। तो अब जो है हमारी तैयारी कहीं ना कहीं उन लोगों के स्तर पे जा चुकी हैं और चर्चाएं उन लोगों में है कि अब कैसे तैयारी करें
आप आज भी देख रहे होंगे कि उनके बड़े बड़े नेता अभी कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। आज से पहले उन्होंने कभी भी बिहार के बेरोजगारी पे कांग्रेस इतनी सालों से बात नहीं की, लेकिन अब आज देखेंगे कि कांग्रेस जो है बेरोजगारी पे बात कर रही है। प्रशांत किशोर जी के आवाज़ उठाने पे उन लोगों ने बेरोजगारी की बात शुरू कर दी, शिक्षा की बात शुरू कर दी। इतने सालों से कहाँ थी कांग्रेस या कोई अदर पार्टी कहाँ थी? तो कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि उनका जो मुद्दा है वो सही है, आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दा है, तो अब वो लोग डर रहे हैं, हम लोग नहीं डर रहे हैं। मैंने कन्हैया का मोतिहारी में रोड शो हुआ तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे ये सवाल पूछा, तो उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बेरोजगारी और जो पलायन है उसको राजनीति के केंद्र में स्थापित किया जाए। आप कांग्रेस बहुत दिनों से सत्ता में रही है, कभी बिहार पर ध्यान देने की कोशिश की? अगर आज जो है कांग्रेस अच्छे से अगर या कोई भी पार्टी जो भी यहाँ सत्ता में आई है, बिहार हमारा भी विकसित था। हम ऐसे नहीं थे कि आज आज हम पिछड़े हुए हैं, कल पिछड़े हुए नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार, जो भी सरकार यहाँ रही है, उनकी उदासीनता है कार्य करने की, उनकी इस तरीके की क्षमता है कि हमारे बिहार को आज जो है सबसे निचले पायदान पर लाया गया। एक भी इंडस्ट्री यहाँ खुलने के बजाय जो भी इंडस्ट्री खुली हुई थी उन सबको बंद करने का काम किया गया। आप अपने अगल बगल भी देख सकते हैं कि मोतिहारी चीनी मिल, चकिया चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल, रीगा चीनी मिल, ये सारी जो हैं बंद पड़ गई। तो क्या इन सबों में अगर 40 से 50 हज़ार वर्कर वो काम करते थे, क्या हमारे बिहार के ही तो लोग थे? अगर 1-2 आज 5 मिल बंद पड़ी हुई है, सपोज डैट, अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके अगल बगल की बात, अगर ऐसे अगर 15 अगर खुल गए रहते तो 40 के जगह 1,20,000 तो वर्क करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 1,20,000 लोगों को अगर रोज़गार मिलता तो 3 लाख लोग कम से कम उस पर आश्रित रहते। तो आपने किया क्या है? क्या हमारे यहाँ भूमि की कमी है? क्या हमारे यहाँ संसाधन की कमी है? क्या हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है? जो मैन पावर दिल्ली में जाकर 25,000 रुपये में काम कर रही है, अगर बिहार में उसी मैन पावर को आप 15,000 रुपये देते हैं तो वो खुशी खुशी यहाँ से काम करना काम करना चाहेंगे। लेकिन और एक कंपनी वाले भी अगर यहाँ आकर कंपनी बैठाते हैं तो जो उनको 25,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, यहाँ 15,000 पे करेंगे। अगर एक एम्प्लाई पे उनकी 10,000 की बचत हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10,000 एम्प्लाई पे कितने की बचत होगी। तो क्या इंडस्ट्री वाले यहाँ नहीं चाहेंगे कि मैं बिहार में इंडस्ट्री बैठाऊँ? सब बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है, उत्पादन भी यहाँ ज़्यादा है, मजदूर भी आपको ज़्यादा मिलता है यहाँ, तो फिर यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं? मेरा सवाल है, आज जो पलायन पे चले हैं, आज जो बेरोजगारी पे लोग के चले हैं, उनकी सरकारें रही थी, क्या इस पे इन्होंने कभी काम किया? जब हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, जन सुराज के द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती है, तो आज लोगों को लग रहा है कि हाँ, बिहार की बहुत बड़ी समस्या है पलायन। आपने रोकने का क्यों नहीं काम किया? हमारे पास भूमि नहीं थी? आज अगर और अदर स्टेट से हमें यहाँ रोड बनाना हो तो इजी वे में मैं बना सकता हूँ। अगर यहाँ कोई कंपनी स्थापित करनी है तो हमें भूमि कम दाम में भी उपलब्ध हो जाएगा, हमें वर्कर यहाँ कम दाम में उपलब्ध हो जाएगा। तो फिर आप ये सारी फैक्ट्री अदर जगह क्यों? कहीं ना कहीं आपका बीजेपी पर आरोप है, क्योंकि लंबे समय से अगर देखा जाए तो एनडीए सत्ता में रही है, लेकिन कल तक तो आप ही बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं। अभी तक जितनी भी सरकारें बिहार में काम की हैं उन सब का मैं विरोध कर रहा हूं। हर पार्टी के तरफ से कहीं ना कहीं यह उदासीनता आई है, जिसके चलते हमारा बिहार जो शिक्षा से लेकर और रोजगार से लेकर और पलायन के क्षेत्र में बैक हुआ है। अगर कोई भी पार्टी अगर इसमें काम किया रहता तो कहीं ना कहीं अगर पलायन को रोका रहता तो आज जो है जिस तरीके से अदर स्टेट वहाँ के लोग वहाँ काम करते हैं, हमारे बिहारी भाई लोग भी, हमारे जो यहाँ बिहार के नौजवान हैं वो बिहार में काम करते रहते, उन्हें नहीं ये दुख झेलनी पड़ती। अभी जस्ट होली के 8 से 10 दिन पहले एक दुर्घटना होती है, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार से 9 बिहारियों की मौत होती है। आपने कभी सुना है कि अदर स्टेट के 9 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी मर गए? आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के द्वारा गोली चलाया जाता है तो न्यूज़ में आता है कि 2 बिहारी मजदूर की मौत हो गई। किसी और स्टेट का नाम आता है? नहीं। तो आज तक मुझे किसी सरकार का कोई विरोध नहीं है। हम लोग आज भी, हमारी पार्टी की विज़न है कि हमें सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने आता है तो हम लोग का भी समर्थन है।
बिहार की व्यवस्था को कोई परिवर्तित कर दे, हम लोगों को सत्ता का लोभ नहीं है। यहाँ पे राधा मोहन सिंह, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके विधायक हैं राणा रणधीर सिंह, उनका एक अपना प्रभुत्व है यहाँ पे, और लंबे समय से उनका पूरा एक जनरेशन जो है पॉलिटिकल राजनीति में रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के तरफ से उम्मीदवार अक्सर जो है बदलते, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार अक्सर बदलते देखे गए हैं। तो एक समीकरण बेस पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे बिहार की राजनीति में जब बात होती है तो जातीय समीकरण की भी बात जो है होती ही, वहाँ खुद को आप कहाँ फिट बैठता देख रहे हैं? सर, लोगों को यही चीज़ तो दिखाना है। अभी तक जो है बिहार में जितनी भी पार्टियां आई, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तीसरे किसी भी मुद्दा पे उन्होंने वोट लेने का काम नहीं किया है। जन सुराज जो है इन सबों से अलग हट के, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे, हम विकास के नाम पे, हम पलायन के नाम पे, हम बच्चों को शिक्षा के नाम पे, न इसमें किसी जात का नाम है। रोजगार हर व्यक्ति को चाहिए, हर जाति और हर धर्म को लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा हर जाति के हर वर्ग के लोगों को चाहिए, और आपको हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा और अच्छे व्यवस्था के साथ रहूं। आप अगर किसी गांव से जुड़े हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा भी गांव जो है ज़िले में टॉप रह के, आप अपने ज़िले के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि मेरा भी ज़िला टॉप रहे। तो कहीं ना कहीं हर जगह हर कोई चाहता है कि एक सामाजिक परिवेश जो बने वो अच्छा बने, शिक्षित लोगों का परिवेश बने, सभी लोग सुखी संपन्न रहें, ताकि जो है उसके हर व्यक्ति के समाज का नाम रोशन हो। आप मनोज सिंह जी, आप इंडिया बुल्स जैसी कंपनी में आपने काम किया, आप एक कॉरपोरेट सेक्टर का हिस्सा रहे हैं, और पटना में भी आपने कुछ अपना कारोबार शुरू किया था। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मोमेंट आया कि जो है मनोज जी को लगा कि नहीं, पॉलिटिक्स में ही बेस्ट कैरियर है? एक्चुअली मैं जिस गांव से हूँ काफ़ी पिछड़ा और गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव है। तो मैंने जब भी मैं गांव आता था तो यहाँ के जीवन स्तर को देख के मुझे लगता था कि नहीं, इन सब चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होने के लिए जब तक आप कहीं किसी पद पे नहीं आते हैं तब तक बदलाव गुंजाइश नहीं है। गरीब लोगों के साथ हमेशा जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे आ जाएंगे तब, या आप किसी भी स्तर पे आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं शोषण का काम किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। आप आज भी देखेंगे पुलिस प्रशासन के द्वारा कि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या अच्छे संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अगर केस मुकदमा होता है तो उनको किसी प्रकार का तंगी नहीं किया जाता है, लेकिन एक साधारण और गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर हो जाता है तो वही पुलिस वहाँ काफ़ी चौड़ा होती है, और उसको कहीं ना कहीं मतलब अर्थ रूप से हर चीज़ से परेशान करने का काम। तो ये सब देख करके आपको लगा कि नहीं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। ये सिसहनी जो गांव है आपका, ये नक्सल प्रभावित गांव रहा है, और जो भी पुलिस प्रशासन के लोग रहे हैं उनकी हिट लिस्ट में कहीं ना कहीं रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूर्व में जो यहाँ हुई हैं वो इसका गवाह रही हैं। तो क्या अब इन सब मसलों को आप किस रूप में देखते हैं, और कैसे सरकार को ऐसे जगहों पे काम करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली नक्सल की जहाँ तक बात रही थी तो कई जगह आप जब सुने होंगे ना कि बहुत बड़े बड़े हथियार के साथ बहुत नक्सली पकड़े गए। मेरे यहाँ भी काफ़ी स्तर पे जो है इन चीज़ों को प्रचार किया गया। हम पूर्व में हमारे एक जो पुलिस पदाधिकारी थे, डीएसपी साहब थे, उनसे भी हमारी इस बात पर चर्चा हुई थी। कुछ 4-5 लोग हमारे यहाँ थे, उनका नाम जो था हिट लिस्ट में हुआ करता था, और वो जेल जाते थे और 1 से 2 दिन में बाद उनको फिर पुलिस उठाती थी और पुनः उसको जेल में डालती थी। तो हमारी बात डीएसपी साहब से इस मुद्दे पे हुई कि सर, आप लोग तो कभी भी जो उस व्यक्ति को पकड़ते हैं तो वो अनजाने में पकड़ते होंगे, और अगर उनकी जितनी बार भी अरेस्टिंग हुई है उनके पास एक चाकू और एक मतलब किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं पकड़ा गया। और आपके न्यूज़ वाले, कई जो न्यूज़ वाले थे उसको जो है ना कुख्यात जो है एक शब्द का उपयोग करते थे, हार्डकोर
नक्सली पकड़े गए। मैं पूछता हूं कि क्या जो हार्डकोर नक्सली होगा वो एक चक्कू लेके भी नहीं चलेगा, एक हथियार लेके भी नहीं चलेगा, और पुलिस उनको 20 बार पकड़ी तो एक भी आर्म्स उनके पास नहीं पकड़ा गया। तो एक्चुअली जो मेरा गांव है वो काफ़ी गरीब लोगों का गांव है, और प्रशासन को मैंने कहा कि जब भी मौका मिलता है तो वो गरीबों पर अपना जो है ज़्यादातर अपना प्रभाव डालना चाहती है। इसी क्रम में जो है ना, उन लोगों ने केवल वही 4-5 व्यक्ति को बार बार यूज़ करके और न्यूज़ में निकाल कर मेरे इस गांव को बदनाम करने की कोशिश की गई है और बदनाम की गई है। मैं भी इस गांव में जब शुरू में बाहर से जब आया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं आप ऐसे नहीं जाइए, पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाइए, फलाने के साथ ऐसे जाइए, मतलब कुछ और तरीके से। मैंने कहा नहीं, मैं अपने गांव को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं बचपन से, और वहां के लोगों को और वहां के हाव भाव सब चीज़ को मैं जानता हूं। मैं नॉर्मल तरीके से यहां आया, लोगों के बीच में गया, लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार और स्नेह मिला, और आज भी मैं आप 10-12 साल से गाँव में बहुत मज़े से हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या और दिक्कत नहीं हुई। अब तो यहाँ से चुनाव भी लड़े और इस गांव में मुझे 85% वोट भी मिला। लोगों ने आपको सर आंखों पे बिठाया, जाहिर सी बात है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात होती है तो एरिया बड़ा हो जाता है, तैयारियां भी उस हिसाब से करनी पड़ती है। तो क्या सिर्फ मनोज सिंह जी जन स्वराज की जो टीम है, कंपेनिंग टीम, उसी के भरोसे या खुद से भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, मेरा अपना भी है, अपने भी लोग हैं काफ़ी। हर जगह जो लोग हैं वो सब लोग मेरे साथ में हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं। सभी से भरपूर स्नेह और प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है हर जगह। थोड़ा हाँ, क्षेत्र बड़ा है, मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। कंफर्टेबल आप किनसे अपनी फाइट देख रहे हैं? राणा रणधीर सिंह तो हैं ही, महागठबंधन से भी कोई ना कोई आएंगे ही। अभी तो वर्तमान में है राणा रणधीर सिंह ही है, बाकी अब जो आएंगे, अब जो भी आएंगे अपनी फाइट होगी। पूरी तरह से तैयार है मनोज सिंह? पूरी तरीके से तैयार है। जन स्वराज लड़ेगी, चाहे टिकट मुझे मिले या मेरे किसी और मित्र को भी मिले, मैं पूर्ण रूप से जन स्वराज के लिए समर्पित हूँ और रहूँगा। अगर मनोज कुमार सिंह मधुबन विधानसभा के विधायक चुने जाते हैं तो पहले वो कौन से काम होंगे जो नज़र आएंगे लोगों को? सर, सबसे पहला जो है ब्लॉक, अनुमंडल और जो भी है सरकारी स्तर पे घूसखोरी है उसको पहला प्राथमिकता होगा, मैं बंद करूंगा। और आपको जन स्वराज की जो रोज़गार और इस शिक्षा देने की जो नीति है उसको अमल करूंगा। चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होगी और जो भ्रष्टाचार है उस पर प्रहार होगा मनोज कुमार सिंह जी का। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे जन स्वराज के भावी प्रत्याशी मधुबन विधानसभा क्षेत्र के जो मनोज कुमार सिंह जी, जिनसे हम बात कर रहे थे आज के इस शो में। तो हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।